Hey there, welcome back to my channel. I am Indu Tiwari, specialized in pharmacology. Today I am here sharing with you some basic topics of HAP, pharmacology and clinical pharmacy, even if you are scared of them. So let's start our today's topic, that is about hormones. हार्मोन्स एक टाइप के केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो हमारी बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस को प्रोड्यूस करवाने का काम करते हैं। अब हार्मोन्स ग्लैंड से भी सिक्रीट हो सकते हैं या फिर इसके अलावा कुछ हार्मोन्स होते हैं जो कि बॉडी के ऑर्गन्स से सिक्रीट होते हैं। तो फर्स्ट हम बात कर लेते हैं ग्लैंड्स की। तो ग्लैंड्स एक टाइप की ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन होता है सिक्रीटरी एपिथेलियम सेल्स का। अब ये सिक्रीटरी एपिथेलियम सेल्स का काम होता है किसी भी हार्मोन या फिर किसी भी केमिकल कह सकते हैं उसका सिक्रीशन करना। तो ग्लैंड्स मेनली दो टाइप की होती हैं। फर्स्ट होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड और सेकंड होती है एंडोक्राइन ग्लैंड। तो फर्स्ट हम बात कर लेते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की। तो जितनी भी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं उसमें डक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड से हमेशा कोई भी जिसे बोलते हैं कि जूसेस सिक्रीट होते हैं या फिर कोई एक टाइप का लिक्विड सिक्रीट होता है जो कि हार्मोन से डिफरेंट होता है। अब डिफरेंट कैसे होता है? क्योंकि जो भी ये जूस सिक्रीट होता है या फिर जो ये लिक्विड सिक्रीट होता है वो वहीं पे काम करता है जहाँ पे वो प्रोड्यूस होता है। लाइक हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स, हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स भी एक टाइप की ग्लैंड है लेकिन ये एक टाइप की एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं। तो इससे सलाइवा सिक्रीट होता है, बट ऐसा नहीं होता कि आपका सलाइवा आपके मुंह में सिक्रीट होता है और वो जाकर के इंटेस्टाइन में काम कर रहा है। ऐसा नहीं होता है, वो सिक्रीट होता है आपके माउथ में और माउथ में ही वो अपना एक्शन प्रोड्यूस करता है। तो इस चीज़ को बोला जाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड में डक्ट प्रेजेंट होते हैं एज लाइक पाइपलाइन। तो उस पाइप की हेल्प से या फिर उन डक्ट्स की हेल्प से जो भी फ्लूइड बन रहा है एक्सोक्राइन ग्लैंड में वो जाकर के अपने साइट ऑफ एक्शन तक पहुंच जाता है। एज लाइक जो पैनक्रियाटिक जूस होता है वो भी एक्सोक्राइन ग्लैंड से निकलता है, तो वो जाकर के ड्यूडेनम में अपना एक्शन प्रोड्यूस करता है। तो उसके लिए वहाँ पे डक्ट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे हम समझ सकते हैं जैसे कि पाइपलाइंस प्रेजेंट होती हैं। तो उसके थ्रू क्या होगा, वो अपने साइट ऑफ एक्शन दैट मीन्स ड्यूडेनम तक ईजिली पहुँच जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स की, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। तो जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं इसमें डक्ट्स प्रेजेंट नहीं होते, दैट मीन्स कोई भी पाइपलाइन प्रेजेंट नहीं होगी। जो भी हार्मोन हमारी ग्लैंड्स के अंदर बनेगा, दैट मीन्स जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर हार्मोन बन रहे हैं वो डायरेक्टली ब्लड में सिक्रीट हो जाते हैं और ब्लड के थ्रू ही हमारी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो जितना कम अमाउंट होगा हमारे हार्मोन का वो उतना ज़्यादा पोटेंशिएट होगा। इसके अलावा जो भी हमारे हार्मोन्स होते हैं ये अपना काम करने में थोड़ा सा टाइम लगाते हैं लेकिन इनका एक्शन बहुत ज़्यादा लास्ट लॉन्ग रहता है। ठीक है, कि थोड़ा सा टाइम लगा सकते हैं अपना एक्शन को प्रोड्यूस करने में, बट इनका एक्शन बहुत लंबे टाइम तक रहता है। सो अगर हम बात करें फंक्शंस की कि हमारे हार्मोन्स क्या क्या फंक्शन हमारी बॉडी में दिखाते हैं, तो फर्स्ट फंक्शन है ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, सबसे मेन फंक्शन है हमारे हार्मोन्स का। फर्स्टली तो ग्रोथ करवाना, एज लाइक हमें पता है कि हमारी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं। तो ये ग्रोथ हार्मोन्स का काम होता है हमारी बॉडी को डेवलप करना, हमारी बॉडी की ग्रोथ करवाना। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट काम होता है रिप्रोडक्शन, जो कि एक सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी पूरी बॉडी का या फिर जितनी भी हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी है उसमें रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट आता है मेटाबॉलिज्म। सो मेटाबॉलिज्म दैट मीन्स हमारी बॉडी के अंदर कोई भी केमिकल प्रेजेंट है फूड के फॉर्म में या फिर किसी भी दूसरे फॉर्म में, तो उसकी प्रोसेसिंग करवाना। अब वो प्रोसेसिंग किस चीज़ में हेल्पफुल होगी, हमारी बॉडी की ग्रोथ में। तो मेटाबॉलिज्म के अंदर दो पार्ट आते हैं, फर्स्ट तो आता है कैटाबॉलिज्म और सेकंड आता है एनाबॉलिज्म। अब कैटाबॉलिज्म दैट मीन्स कोई भी फूड पार्टिकल का अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं तो फूड पार्टिकल का ब्रेकडाउन हो जाना, उसको बोला जाता है कैटाबॉलिज्म। अब ब्रेकडाउन होगा जब फूड पार्टिकल तो वो ईजिली एब्जॉर्ब हो जाएगा। उसके बाद प्रोसेस स्टार्ट होती है जो कि सेकेंड है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म दैट मीन्स बिल्डिंग अप, जो भी हमारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं एज लाइक जो भी हमारे फूड में प्रोटीन प्रेजेंट था, अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट थे, वाइटामिन्स प्रेजेंट थे, तो ये सारे के सारे कंबाइन होकर के फिर हमारी बॉडी की जितनी भी सेल्स हैं या फिर मसल्स हैं या फिर प्रोटीन्स हैं जो फर्दर, तो उनको बनाने में हेल्प करेंगी। सो थर्ड फंक्शन है कंट्रैक्शन ऑफ कार्डियक एंड स्मूथ मसल्स। सो कार्डियक मसल्स और स्मूथ मसल्स में कंट्रैक्शन करने का काम भी हमारे बहुत सारे हार्मोन्स करते हैं। एज लाइक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे कि हमारा एड्रेनालिन है, जैसे ही एड्रेनालिन रिलीज होता है हमारी फाइट और फ्लाइट वाली कंडीशन में, तो उसमें क्या होता है कि हमारी जो कार्डियक मसल्स होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा कंट्रैक्शन होने लग जाता है, जिसकी वजह से जो हमारी हार्ट बीट है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। हार्ट बीट फास्ट होगी तो बहुत ज़्यादा ब्लड हमारे पूरी बॉडी के हर एक टिश्यूज़ तक पहुँचते रहेगा। इसके अलावा बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जो कि हमारी स्मूथ मसल्स को रिलैक्स या फिर कॉन्ट्रैक्ट कराने का काम करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है ग्लैंडुलर सिक्रीशंस। तो हमारे हार्मोन ग्लैंडुलर सिक्रीशंस को बढ़ा भी सकते हैं या फिर उसे कम भी कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू हमारी बॉडी की जैसे फिजियोलॉजिकल डिमांड है उसके अकॉर्डिंग ये काम करेंगे।
एज लाइक जब हम खाना खाते हैं तो उस टाइम पे हमारे स्टमक से एक गैस्ट्रिन हार्मोन होता है जो कि रिलीज होता है। तो गैस्ट्रिन हार्मोन क्या करता है, फर्दर फिर वो जो भी एसिड को प्रोड्यूस करना है उसको फैसिलिटेट कराता है। तो इस चीज़ में क्या है, हार्मोन्स का रोल है हमारी ग्लैंडुलर सिक्रेशंस को बढ़ाने में। नेक्स्ट आ जाता है इम्यून फंक्शंस। इम्यून फंक्शंस में भी हमारे हार्मोन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जो हमारी थाइमस ग्लैंड होती है वो इंपॉर्टेंट होती है हमारी जो टी सेल्स होती हैं उसको मैच्योर करने के लिए। तो टी सेल्स के अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री हमारी बॉडी में जितने भी हार्मोन्स होते हैं उनको 2 क्लासेस में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट क्लास होती है लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स की और सेकंड क्लास होती है वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स की। तो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स के अंदर आते हैं थायराइड हार्मोन और जितने भी हमारे स्टेरॉयडल हार्मोन्स होते हैं एज लाइक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। और हमारी वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स के अंदर आते हैं जैसे कि मेलाटोनिन, सेरोटोनिन, इंसुलिन और ग्रोथ हार्मोन्स। इसके अलावा भी बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है मेन, कि जितने भी हमारे लिपिड सॉल्युबल हार्मोन होते हैं वो बहुत इजीली सेल के अंदर एंटर कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारी सेल वॉल होती है, जो सबसे उसकी बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड की बनी हुई होती है। तो जो भी हाईली लिपिड सॉल्युबल हो गए हार्मोन्स वो इजीली सेल के अंदर एंटर कर जाएंगे। बट जितने भी वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स होंगे वो सेल के अंदर तो एंटर कर नहीं पाएंगे, लेकिन बाहर से ही अपना एक्शन वो प्रोड्यूस करेंगे। तो जो भी हमारे लिपिड सॉल्युबल हार्मोन होते हैं वो सेल के अंदर जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे जाकर के बाइंड हो जाते हैं। ये हमारा सेल के अंदर रिसेप्टर प्रेजेंट है, इसमें एक हार्मोन जाकर के बाइंड हुआ, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा जीन एक्सप्रेशन है, जीन एक्सप्रेशन जैसे कि ट्रांसक्रिप्शन है, तो उसमें क्या हो जाएगा, चेंजेस आ जाएंगे, क्योंकि जो हमारा डीएनए है उसी से कॉपी होकर के हमारा एमआरएनए बनता है और एमआरएनए से ही आगे हमारी प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। तो इस प्रोसीजर में पूरा का पूरा चेंजेस आ जाएंगे, क्योंकि हमारे हार्मोन ने इस जेनेटिक एक्सप्रेशन जो है इसको चेंज कर दिया है। तो इस चेंज की वजह से क्या होगा, एक नया प्रोटीन बनेगा, क्योंकि पहले जो हमारे प्रोटीन बन रहे थे उससे कुछ डिफरेंट प्रोटीन बनेगा, जिसकी वजह से जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस आएंगे या फिर जो भी मेटाबॉलिक चेंजेस आएंगे उसकी वजह से ये हार्मोन अपना एक्शन प्रोड्यूस कर देगा। दैट मीन्स वही उस हार्मोन का एक्शन होगा। अब अगर हम बात कर लेते हैं जो हमारा वाटर सॉल्युबल हार्मोन है, तो वाटर सॉल्युबल हार्मोन एज वी से कि सेल के अंदर तो एंटर नहीं कर पाएगा, बट जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होगी उससे बाइंड होंगे। ठीक है, तो ये हमारा हार्मोन है, एक रिसेप्टर है, इससे बाइंड होगा। अब बाइंड होने के बाद इसमें एक दूसरा फिनोमेना होता है जिसमें क्या होता है, अलग अलग मैसेंजर्स इन्वॉल्व होते हैं। अब इस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारा हार्मोन आकर के हमारे रिसेप्टर से बाइंड हुआ, इसको बोलेंगे आप फर्स्ट मैसेंजर। ठीक है, कि एक मैसेज आया, हमारा हार्मोन आकर के रिसेप्टर से बाइंड हुआ। अब जब फर्स्ट मैसेंजर अपने रिसेप्टर से बाइंड करता है तो उसके बाद वो कुछ बहुत सारे सेकंड मैसेंजर्स होते हैं जिनको एक्टिवेट करता है। ठीक है, अब सेकंड मैसेंजर जैसे हमारा कैल्शियम आयंस हो सकते हैं, उसके अलावा जैसे हमारा CAMP साइक्लिक अमाइनोसिन मोनोफॉस्फेट हो सकता है, उसके अलावा जैसे टायरोसिन काइनेज हो सकता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, अलग अलग फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ सकते हैं। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक हार्मोन पर्टिकुलर एक ही टाइप के सेकेंड मैसेंजर को एक्टिवेट करे। ठीक है, हर एक हार्मोन एक डिफरेंट टाइप के सेकेंड मैसेंजर को एक्टिवेट कर सकता है। एज एग्जाम्पल, कोई भी हार्मोन आया, उसने कैल्शियम चैनल को एक्टिवेट किया, तो उसकी वजह से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन। तो ये एक डिफरेंट फंक्शन है। ऐसे ही अलग अलग हार्मोन अलग अलग सेकेंड मैसेंजर्स को एक्टिवेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्लैंड्स और उनसे निकलने वाले हार्मोन्स के बारे में। तो हार्मोन्स के सिक्रीशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस एज सच कोई ग्लैंड नहीं है, हमारे एक ब्रेन का एक पार्ट है। ठीक है, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे ब्रेन का, जो कि हमारी नर्व्स होती है ना बॉडी में, सारी की सारी नर्व्स के बीच में, और जितना भी हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है जिसमें कि सारी की सारी ग्लैंड्स आती हैं, उन दोनों के बीच में एक पूरा कनेक्शन प्रोड्यूस करने का काम करता है हमारा हाइपोथैलेमस। तो हमारी बॉडी के जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं या फिर हमारे ब्रेन से जो भी सिग्नल आया उसको एज अ इनपुट लेकर के उसकी प्रोसेसिंग करके, दैट मीन्स अगर मान लीजिए खाना खा लिया है तो उस टाइम पे क्या है, हमारी बॉडी में एसिड का सिक्रीशन होना है, तो उस चीज़ को मैनिपुलेट करके, दैट मीन्स उस चीज़ को समझ करके हाइपोथैलेमस क्या करेगा, बाकी की ग्लैंड्स को सिग्नल भेजेगा कि आप एक पर्टिकुलर टाइप का हार्मोन को सिक्रीट करो। या फिर अगर वो कोई भी हार्मोन बहुत ज़्यादा अमाउंट में सिक्रीट हो गया है, जैसे मान लीजिए ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा अमाउंट में सिक्रीट हो गया है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के थ्रू जो हमारा हाइपोथैलेमस है वो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल भेजेगा कि आप ग्रोथ हार्मोन को रोक दो।
तो ये सारे मेन फंक्शन होता है हमारे हाइपोथैलेमस का। अब हाइपोथैलेमस मेनली क्या करते हैं, रिलीजिंग फैक्टर्स को सिक्रीट करता है। अभी रिलीजिंग फैक्टर्स क्या करते हैं, वही जैसे मैंने आपको बताया कि दूसरे हार्मोन के रिलीज को फैसिलिटेट करते हैं। एज लाइक ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन को ये सिक्रीट करता है जो कि ग्रोथ हार्मोन के रिलीज को बढ़ाएंगे। फर्स्ट हम बात कर लेते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की, जो कि हमारी मास्टर ग्लैंड जिसे बोला जाता है, क्योंकि इससे हमारी बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट टाइप के जो हमारे हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। जो इसका आगे वाला पार्ट होता है जिसे बोला जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी, इसका एक और नाम होता है जिसे कहा जाता है एडिनोहाइपोफाइसिस। और जो इसका बैक साइड वाला पार्ट होता है, पीछे वाला पार्ट, इसको बोला जाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी और इसका सेकंड नेम होता है न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो फर्स्ट हम बात कर लेते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी की। तो एंटीरियर पिट्यूटरी जो हमारी ग्लैंड है, इससे फर्स्ट हार्मोन निकलता है वो है ग्रोथ हार्मोन, जो कि हमारी बॉडी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन है। इसका जो मेन साइट ऑफ एक्शन होता है वो होती है हमारी बोन्स, हमारी कार्टिलेजेस, जो हमारी मसल्स होती हैं, इसके अलावा जो हमारा लिवर है। तो लिवर पे, बोन्स पे, कार्टिलेजेस पे और जो हमारी मसल्स है उस पर सबसे ज़्यादा ये अपना एक्शन प्रोड्यूस करता है। इसका अगर फंक्शंस की बात करें तो ये जितना भी हमारी बॉडी में ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, सेल डिवीज़न है, उसको बढ़ा देता है। ठीक है, अभी कैसे करता है कि जो जितने भी अमाइनो एसिड्स होते हैं एसेंशियल, उसके अपटेक को ये फूड से बढ़ा देता है। ठीक है, तो जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं वो फूड से हमारी बॉडी में आ जाएंगे। अब अमाइनो एसिड्स अगर ज़्यादा अमाउंट में आ जाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, प्रोटीन की सिंथेसिस भी बढ़ जाएगी। तो ये अमाइनो एसिड्स के रीअपटेक को बढ़ा देता है। उसके अलावा ये प्रोटीन की सिंथेसिस को बढ़ा देता है। उसके अलावा ये क्या करता है कि जितने भी लिपिड्स हमारे स्टोर रहते हैं, जैसे हम फैट सेल्स बोलते हैं, फिर एडिपोज टिश्यूज बोला जाता है, तो उन फैट सेल्स को ये ब्रेक डाउन कर देता है ताकि जितने भी जो फैटी एसिड्स है उनका यूज़ हो जाए जो एटीपी है उसके प्रोडक्शन में। ठीक है, इसके अलावा जितनी भी हमारी बॉडी में फ्री ग्लूकोज होता है उसकी कंसंट्रेशन को भी रिड्यूस कर देता है। ठीक है, अब ग्लूकोज का कंसंट्रेशन रिड्यूस होगा तो बॉडी आसानी से अपना बाकी फंक्शन कर सकती है और जो हमारा ब्लड का ग्लूकोज लेवल है वो भी मेंटेन रहेगा। अब जो ग्रोथ हार्मोन है ये स्टिमुलेट होता है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन से और ये इनिबिट होता है ग्रोथ हार्मोन इनिबिटिंग हार्मोन की मदद से। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट है सेकेंडली, क्योंकि थायराइड हार्मोन हमारी पूरी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। तो जो हमारा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है ये हमारी थायराइड ग्लैंड को सिग्नल भेजता है। ठीक है, जो आपके थायराइड हार्मोन्स है T3 T4 इनको आप रिलीज करो। ठीक है, तो ये भी हमारा स्टिमुलेट होता है थायराइड हार्मोन स्टिमुलेटिंग हार्मोन से और इनिबिट होता है थायराइड हार्मोन इनिबिटिंग हार्मोन की मदद से। नेक्स्ट आ जाता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसे बोला जाता है FSH। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मेनली क्या करता है, फीमेल्स में जो ओवियम्स होते हैं उसके प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। अब जैसे आपको पता है कि जो भी बच्चे होते हैं जब प्यूबर्टी को हिट करते हैं तो उसके बाद उनकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो फीमेल्स की बॉडी में क्या होता है, उसके बाद जैसे कि 14-15 की एज के बाद जितने भी ओवियम्स हैं वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ओवियम्स बनेंगे वो किसकी हेल्प से बनेंगे, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स की हेल्प से। और जो मेंस होते हैं इसमें क्या करते हैं, टेस्टोस्टेरोन के स्टिमुलेशन कर देता है। दैट मीन्स टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन तब से होना स्टार्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन दोनों आपस में एक बैलेंस वे में काम करते हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन किसी भी ओवियम को बनने में हेल्प करता है और जो हमारा ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन है ये इस ओवियम को मैच्योर होने में हेल्प करता है। इसके अलावा एस्ट्रोजन को रिलीज करवाता है, प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करवाता है, जो कि एक मेस्टुरेशन साइकिल या फिर ओवियम का जो भी पूरा मैच्योरेशन है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा ओव्यूलेशन करवाता है और जो हमारा कॉर्पस ल्यूटियम बच जाता है ओव्यूलेशन के बाद, ठीक है, तो उसको भी मैच्योर कराने में हेल्प करवाता है। अब अगर मेल्स की बात करें तो मेल्स में ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन जो भी स्पर्म्स होते हैं उसका प्रोडक्शन बढ़ा देता है। उसके अलावा जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उसका प्रोडक्शन भी बढ़ा देता है। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और जो हमारा ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन है दोनों के दोनों आते हैं हमारे गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के अंदर। दैट मीन्स जो हमारे गोनेट्स होते हैं उन्हीं से निकलते हैं FSH और LH। तो जब गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट होता है उसी की वजह से FSH और LH रिलीज होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन मेनली जो फीमेल्स होती हैं उसमें मिल्क के प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो काफ़ी अमाउंट इसका हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। उसके अलावा कुछ अमाउंट होता है जो कि हमारी जो यूट्रस है उससे भी रिलीज होता है जब बेबी बर्थ करता है उस टाइम पे। नेक्स्ट आता है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। तो एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन क्या करता है, जो हमारी एड्रीनल ग्लैंड है उससे जो भी हार्मोन्स का रिलीज होने वाला है उसको फैसिलिटेट करता है। दैट मीन्स उसे बढ़ाता या फिर घटाता है। तो एड्रीनल ग्लैंड से हम आगे पढ़ेंगे अभी, जैसे कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स या फिर
जो हमारे कॉर्टिसोल हार्मोन है वो रिलीज होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, जो हमारी स्किन पे मेलानिन हार्मोन है उसको रिलीज करती है। तो मेलानिन हार्मोन क्या करता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि टैनिंग हुई है। वो टैनिंग क्या है, एक टाइप की प्रोटेक्टिव लेयर है आपकी अंदर की स्किन को बचाने के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है हमारी बॉडी में, बट इसके अलावा इसका एग्जैक्ट रोल अभी तक नहीं पता चला। मेलानिन हार्मोन की सिक्रीशन की वजह से हमारी बॉडी में डिस्कलरेशन हो जाता है, बट ये डिस्कलरेशन या फिर जिसे बोल सकते हैं पिगमेंटेशन हमारी बॉडी के लिए अच्छा है, क्योंकि ये हमें अलग अलग टाइप के जो स्किन कैंसर्स होते हैं उनसे बचा सकता है। अब जैसे जो फॉरेनर्स होते हैं उनकी बॉडी बहुत वाइट होती है, बिल्कुल वो गोरे होते हैं, तो इस वजह से क्या होता है, उनकी स्किन में जो मेलानिन है उसका कंटेंट बहुत कम होता है। तो मेलानिन का कंटेंट कम होने की वजह से बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उन्हें स्किन का कैंसर हो जाए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी की, या फिर जिसे हम बोल सकते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो न्यूरोहाइपोफाइसिस या फिर जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो बिल्कुल जो एंटीरियर है उसके जस्ट पीछे प्रेजेंट होती है। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी खुद तो इन सारे हार्मोन्स को सिंथेसाइज नहीं करती है, बट जो मतलब जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है वो कुछ हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है और भेज देता है हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, वहाँ पे स्टोर होने के लिए, यहीं से वो सिक्रीट होती है। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से मेनली दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं। फर्स्ट तो है ऑक्सीटोसिन, सेकंड है एडीएच, दैट मीन्स एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। तो ऑक्सीटोसिन के जो टारगेट टिश्यूज होते हैं सबसे मेन होता है हमारा यूट्रस, उसके अलावा होती है हमारी ब्रेस्ट। तो यूट्रस में ये क्या करता है, जो भी हमारी प्लेसेंटा होती है उसमें कॉन्ट्रैक्शन कर देता है, जिसकी वजह से जब डिलीवरी होती है तो उस टाइम पे जो बेबी है वो इजीली हमारी वॉर्म से बाहर आ सके। सेकेंडली ये ब्रेस्ट में एक्शन दिखाता है और कॉन्ट्रैक्शन करके जो भी मिल्क है उसके इवैक्यूएशन में हेल्प करता है। इसके अलावा ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि जो भी लव वाली फीलिंग होती है वो ऑक्सीटोसिन से जुड़ी हुई होती है। नेक्स्ट आता है एडीएच, दैट मीन्स एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। तो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन मेनली क्या करता है, जो भी हमारे ब्लड है, जब हमारी बॉडी में हमारे ब्लड का वॉल्यूम कम होता है या फिर ब्लड का प्रेशर कम होता है तो तब रिलीज होता है। ठीक है, तो तब रिलीज होकर क्या करेगा, जितना भी हमारा यूरिन है, यूरिन में जितना भी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर होता है उसको ये रीअब्जॉर्ब करवा लेता है। अब वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा तो साथ साथ में मिनरल्स का भी रीअब्जॉर्प्शन होगा, जिसकी वजह से जो हमारा ब्लड है उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। इसके अलावा ये स्वेटिंग को रिड्यूस कर देता है, ठीक है, और हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। सेकेंड और इम्पॉर्टेंट ग्लैंड होती है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड से हमारे तीन टाइप के हार्मोन सिक्रीट होते हैं। फर्स्टली तो थायरॉक्सिन और ट्राईआइडोथायरोनिन। तो ये दोनों के दोनों थायराइड फॉलिकल से रिलीज होते हैं। थायरॉक्सिन को बोला जाता है T3 और ट्राईआइडोथायरोनिन को बोला जाता है T4 हार्मोन। अब इसमें कुछ पैरा फॉलिकल्स भी होते हैं जिससे कि हमारा कैल्सिटोनिन हार्मोन रिलीज होता है। तो इनका मेन फंक्शन क्या होता है, अगर हम बात करें जो हमारे थायराइड हार्मोन्स है जैसे कि T3 और T4, तो ये मेनली हमारी बॉडी में जितना भी मेटाबॉलिज्म होता है, बेसल मेटाबॉलिज्म, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके अलावा हमारी बोन्स की ग्रोथ के लिए और जो हमारे नर्व टिश्यूज़ होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए भी हमारा थायराइड हार्मोन बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा हमारी बॉडी में प्रोटीन की सिंथेसिस करना, अमाइनो एसिड्स का अपटेक करवाना, उसके अलावा कैलोरीजेनेसिस करवाना, ठीक है, यानी कि कैलोरीज को बनाना। उसके अलावा जितनी भी हमारे लिपिड्स होते हैं, जो भी एडिपोज टिश्यूज़ होते हैं, तो उनको ये ब्रेक डाउन करके उससे एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा जितना भी फ्री ग्लूकोज होता है और जितने भी फ्री फैटी एसिड्स होते हैं उनसे भी एनर्जी का प्रोडक्शन कर देते हैं। लास्टली ये जितने भी कैटेगोलामाइंस होते हैं हमारी बॉडी में, जैसे कि एड्रेनलिन है, नॉर एड्रेनलिन है, डोपामीन है, तो उन सबको भी स्टिमुलेट करने का काम होता है हमारे थायराइड हार्मोन्स का। इसके अलावा अगर हम बात करें कैल्सिटोनिन की, तो कैल्सिटोनिन मेनली क्या करता है, जो भी हमारी बोन्स होती हैं, ठीक है, जितनी भी हमारी बोन्स होती हैं, इसमें कैल्शियम के डिपोजिशन को स्टिमुलेट कर देता है। दैट मीन्स हमारा जो बोन्स है सब में कैल्शियम डिपॉजिट हो, ज़्यादा अमाउंट में कैल्शियम डिपॉजिट हो, इस चीज़ का ध्यान रखता है हमारा कैल्सिटोनिन। तो जितना भी हमारा फ्री ब्लड में कैल्शियम प्रेजेंट होगा उस सारी को लेकर के ये स्टोर कर देगा हमारी बोन्स में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड जो होती है वो बिल्कुल थायराइड ग्लैंड के जस्ट पीछे प्रेजेंट होती है। थायराइड ग्लैंड हमारी जो हमारी हाइड बोन होती है और जो हमारा लैरिंग्स होता है उसके जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है। अब ऐसे ही पैराथायराइड ग्लैंड क्या होती है, इसके जस्ट पीछे प्रेजेंट होती है। अब पैराथायराइड ग्लैंड से निकलता है हमारा पैराथायराइड हार्मोन। तो पैराथायराइड हार्मोन का काम जस्ट जो हमारा कैल्सिटोनिन है इसका अपोजिट होता है। पैराथायराइड हार्मोन होता है, इसका काम होता है कि जितना भी डिपॉजिट कैल्शियम है या फिर जितना भी एक्स्ट्रा कैल्शियम है उसकी कंसंट्रेशन को ब्लड में बढ़ा देना।
ठीक है। अब कैल्शियम हमें पता है कि बोन्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारे ब्लड में भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ब्लड में कैल्शियम नहीं होगा तो हमारी जो साइट ऑफ एक्शन है वहाँ तक कैल्शियम नहीं पहुँच पाएगा, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए बोन्स में होना भी ज़रूरी है और हमारे ब्लड में होना भी ज़रूरी है। तो इस चीज़ को मेंटेन करने का काम होता है कैल्सिटोनिन और पैराथायरॉयड हार्मोन का। नेक्स्ट ग्लैंड है एड्रिनल ग्लैंड। तो एज द नेम सजेस्ट, एड्रीनल दैट मीन्स जो हमारा किडनी है, रीनल दैट मीन्स किडनी, तो किडनी के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होती है। तो दोनों किडनीज में ही प्रेजेंट होती है। इसमें मेनली दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, कॉर्टेक्स और मेड्यूला। फर्स्ट हम बात कर लेते हैं कॉर्टेक्स की। तो कॉर्टेक्स में भी 3 जोन्स होते हैं जिससे कि अलग अलग हार्मोन्स का प्रोडक्शन होता है। तो फर्स्ट जोन है जोना ग्लोमेरुलोसा, जिसे बोला जाता है आउटर जोन। तो इस जोन से मेनली हमारा मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो हमारा हार्मोन है वो रिलीज होता है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड को हम एल्डोस्टेरॉन भी कह सकते हैं। तो जैसे कि नाम से आपको समझ में आ रहा है कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, तो ये मेनली जो भी मिनरल्स होते हैं उसके रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं हमारे किडनी में। एज लाइक हमारा सोडियम है, क्लोरीन है, कैल्शियम है, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारा वाटर का भी ये रीअब्जॉर्प्शन करवा देता है। अब ये किस कंडीशन में काम करेगा? जब हमारी बॉडी में ब्लड का प्रेशर कम है। नेक्स्ट है जोना फेसिकुलाटा, जिसे बोलते हैं मिडिल जोन। तो इससे हार्मोन निकलता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, या फिर जिसे हम बोल सकते हैं कॉर्टिसोल। तो कॉर्टिसोल आपने सुना भी होगा कि स्ट्रेस वाली जब कंडीशन होती है हमारी बॉडी में, तो उस टाइम पे कॉर्टिसोल या फिर जिसे बोलते हैं कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन रिलीज होता है। अब ये हार्मोन खुद से अकेले रिलीज नहीं होगा। जैसे आपको पता है कि फाइट और फ्लाइट वाली कंडीशन में हमारी बॉडी में एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज होता है। तो एड्रेनलिन हार्मोन के साथ साथ स्ट्रेस को कम करने में, ठीक है, स्ट्रेस को कम करने के लिए हमारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन रिलीज होता है। तो ये करते हैं जितना भी ग्लूकोज स्टोर है उस सबको ब्रेक डाउन कर देता है। ब्रेक डाउन करके सारा का सारा ग्लूकोज हमारी ब्लड में आ जाएगा। तो अगर हमें एनर्जी की जरूरत है भागने के लिए या लड़ने के लिए, तो इजीली हमें एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये मेन फंक्शन है हमारे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का। नेक्स्ट जोन आ जाता है जोना रेटिकुलरिस। तो इसको बोला जाता है इनर जोन। तो जो इनर जोन होता है इससे हमारा एक हार्मोन निकलता है जिसे बोलते हैं एंड्रोजेंस, ठीक है। तो एंड्रोजेंस मेल में तो आपको फंक्शन पता है कि एक सेक्स हार्मोन है। तो फीमेल में इसका एक्शन होता है कि जो फीमेल्स में सेक्स ड्राइव होती है उसको ये बढ़ाता है। और जो पोस्ट मीनोपोजल वुमेन्स होती हैं उसमें जो हमारा एंड्रोजन है वो बाद में जाकर के एस्ट्रोजन में चेंज हो जाता है। तो फर्स्ट पार्ट था कॉर्टेक्स, सेकेंड है मेड्यूला। तो जो मेड्यूला वाला पार्ट है उससे अलग अलग टाइप के जो हमारे कैटाकोलामाइंस होते हैं वो रिलीज होते हैं। एज लाइक हमारा एपिनेफ्रीन है, एड्रेनलिन है या फिर नॉर एड्रेनलिन है, जो कि फाइट और फ्लाइट वाली कंडीशन में हमारी बॉडी को प्रिपेयर करता है और लड़ने के लिए तैयार करता है। नेक्स्ट है पेनक्रियाज। सो पेनक्रियाज मेनली स्टमक के पीछे और थोड़ा सा नीचे साइड प्रेजेंट होता है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखना चाहें तो मेनली इसका स्ट्रक्चर एक लीफी स्ट्रक्चर होता है। दैट मीन्स एक लीफ के शेप का इसका स्ट्रक्चर होता है। इसमें 2 ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। फर्स्ट तो होती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स और सेकंड होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में मेनली काम होता है कि जो हमारा पेनक्रियाटिक जूस होता है उसको सिक्रीट करना, जो कि हमारे फूड के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। सेकेंडली जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं उसमें बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती है जिन्हें बोले जाते हैं पेनक्रियाटिक इसलेट्स ऑफ लैंगरहैंसेस, ठीक है। तो पेनक्रियाटिक इसलेट्स ऑफ लैंगरहैंसेस से बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करते हैं। जिसमें फर्स्ट सेल्स होती हैं अल्फा सेल्स, जो कि पूरी पॉपुलेशन वहाँ पे जितनी भी सेल्स होती हैं उनकी 20% सेल्स होती हैं अल्फा सेल्स। अल्फा सेल्स से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है ग्लूकागॉन। तो ग्लूकागॉन का मेन फंक्शन है कि हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज है उसके लेवल को बढ़ा के रखना। अब मेनली ये फास्टिंग वाली कंडीशन में रिलीज होता है जब हमने बहुत कम खाना या फिर कम कैलोरीज वाला खाना खाया होता है। तो उस कंडीशन में भी हमारी बॉडी में जो नॉर्मल प्रोसीजर्स हैं वो सारे चलते रहते हैं। दैट मीन्स अगर कोई फास्ट अगर किसी ने रखा है तो ऐसा नहीं होता कि वो सुबह बेहोश हो जाता है कि उसने खाना नहीं खाया। उसकी बॉडी में बैकअप रहता है कि जो भी ग्लूकोज अगर कमी है ग्लूकोज की तो वो बॉडी उसे फुलफिल कर देती है। तो हमारा जो ग्लूकागॉन है वो ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन कर देता है ग्लूकोज में। अब ग्लूकोज का अमाउंट क्या हो जाएगा, ब्लड में बढ़ जाएगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लूकोजीनोलाइसिस, कि जितना भी हमारा ग्लाइकोजन है वो सारा का सारा ब्रेक डाउन हो जाए। लाइसिस दैट मीन्स ब्रेक डाउन होना। इसके अलावा सेकेंडली ये क्या करता है, हमारे ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाने के लिए ग्लूकोज की सिंथेसिस करता है। तो इस कंडीशन को बोला जाता है ग्लूकोनेओजेनेसिस। इसके अलावा नेक्स्ट आती है बीटा सेल्स, जो कि पूरी पॉपुलेशन में 70% प्रेजेंट होती है। सबसे ज्यादा बीटा सेल्स ही प्रेजेंट होती हैं और इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है इंसुलिन। तो इंसुलिन का जो रोल होता है वो बिल्कुल जो ग्लूकागॉन है उसके अपोजिट होता है, क्योंकि ग्लूकागॉन का रोल है हमारी बॉडी में या फिर ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाना, और इंसुलिन का रोल होता है कि जितना भी एक्सेस ग्लूकोज है उसको रिड्यूस कर देना। दैट मीन्स हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करना।
अब क्या होता है कि जब इंसुलिन को ग्लूकोज का लेवल कम करना होता है तो वो क्या करती है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करके स्टोर कर देती है। अब इंसुलिन को ब्लड में ग्लूकोज का अमाउंट कम करना है, इसी वजह से वो ग्लाइकोजेनेसिस, दैट मीन जो ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन है उसे बढ़ा देगा। ग्लाइकोजिनोलाइसिस, जो कि हमारा ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में कन्वर्ट होना है, उसे कम कर देगा। और जो हमारा ग्लूकोजेनेसिस है, दैट मीन्स ग्लूकोज का जो फॉर्मेशन है उसको भी ये रिड्यूस कर देगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डेल्टा सेल्स की, जो कि पूरी पॉपुलेशन की 5% होती है। तो डेल्टा सेल से हमारा रिलीज होता है सोमेटोस्टैटिन। सो बेसिकली सोमेटोस्टैटिन इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों के लेवल को मेंटेन करने का काम करता है, सो दैट ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ भी ना जाए और बहुत कम भी ना हो जाए। नेक्स्ट, इसके अलावा जो सोमेटोस्टैटिन होता है, हमारे जो जीआई सिस्टम होता है उसमें से जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एफ सेल्स। तो एफ सेल से मेनली पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन रिलीज होता है, जो कि हमारी बॉडी में सोमेटोस्टैटिन को इनहिबिट करने का काम करता है। इसके अलावा जितने भी हमारे पैनक्रियाटिक जूसेस होते हैं इसको भी इनहिबिट करता है। दैट मीन्स अगर खाना पच गया तो ऐसा नहीं कि पैनक्रियाटिक जूस बनता ही रहेगा, तो उसको इनहिबिट करने का काम होता है हमारे पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड का। इसके अलावा जो हमारा गॉल ब्लैडर होता है, जहाँ पे कि बाइल आकर के स्टोर रहता है, तो उस गॉल ब्लैडर को भी मतलब उसकी जो सिक्रीशन है उसको भी इनहिबिट करने का काम होता है हमारे पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन का। So this is it. Thank you so much for watching this video. The remaining part we will discuss in our next video. So if you have any queries regarding this video, please feel free to comment down and I'll answer them as soon as possible. And if you like this video, please like, share and subscribe to my channel Pharma Institution and also press the bell icon. You can also follow me in my Instagram for more updates and I'll see you in my next video. Till then, be safe and keep studying.